हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि अर्पिता और कार्तिक एक दूसरे का साथ देने का फैसला लेते हैं और दोनों की मंजूरी से घर पे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब आगे रेडियो पर बज रहे गाने को सुन अर्पिता वहीं ठिठक कर ध्यान से गाने को सुनने लगी। मन में ये कल्पना हो रही थी कि जैसे कार्तिक ही इसे गाकर अपनी फीलिंग्स उसे बता रहा है। वो तो जैसे इसी में खो सी गई थी। उसके चेहरे के भाव, उसका अपने बालों में उंगली का घुमाना, आंखों में मदहोशी, होठों पर मंद मंद मुस्कान साफ साफ तरीके से उसके दिल की हालत बयां कर रही थी। लेकिन तभी कमरे में सहेलियों की खिलखिलाती हुई हंसी सुनकर उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। एक सहेली उसे छेड़ते हुए, सच में कितना रियलिस्टिक गाना है और हमारी अर्पिता भी सही टाइम पर सही गाना सुन रही है। सही है, सुन ले, अभी तेरे सुनने का टाइम है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस देती हैं। अर्पिता, हाँ हंस लो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। सहेली, जरूर आएगा, पर उस समय तुम हमें छेड़ नहीं पाओगी। अर्पिता, क्यों नहीं छेड़ पाऊंगी? सहेली, अरे तुम्हारे छोटे बाबू का ध्यान कौन रखेगा? अर्पिता, क्या? रुक, अभी तेरे को बताती हूँ। सभी सखियां जोर जोर से खिलखिलाने लगती हैं। सच में ये अटखेलियां भी कितनी प्यारी लगती हैं। एक तरफ इनका छेड़ना अच्छा लगता है और वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी जताना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में खुशियों का माहौल अपने चरम पर था। आखिर 2 दिन बाद शादी थी। घर में रिश्तेदारों की भीड़ अब इकट्ठा होने लगी थी। चचेरी ममेरी बहनों भाइयों से मिलने का दौर शुरू हो गया था। सभी नई नवेली दुल्हन के साथ समय बिताना चाहते थे। इधर बुआ मासी को जब भी मौका मिलता अर्पिता को शादी के बाद ससुराल में रहने के टिप्स देने लगती। इधर हम उम्र बहनें सखियां जिनकी शादी हाल के वर्षों में हुई थी, वो भी अपनी ओर से कुछ सलाह छोड़ जाती। इन सब के बीच अर्पिता के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो एक तरह से उन सब की बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अपने और कार्तिक के रिश्ते पर बहुत विश्वास था। रही बात सास के साथ रिश्ते की, तो इस बारे में अर्पिता कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह से घर में काफी चहल पहल थी। पिताजी और अन्य घर वाले मैरिज गार्डन में काम देख रहे थे। हलवाई मिठाई बना रहे थे। स्टेज तैयार किया जा रहा था। पिताजी को इतना व्यस्त कभी ना देखा। अर्पिता का जी किया कि आज पिताजी के साथ बैठकर कुछ बातें की जाएं। लेकिन बेटी की शादी में पिता कहाँ बात कर पाता है। अर्पिता की आंखें पिताजी को निहार रही थी कि पिताजी की आंखें अर्पिता से मिली और उन आंखों ने आंखों ही आंखों में उसे सांत्वना दी, जैसे वे उसकी बात समझ गए हो और कह रहे हों, बेटा मुझे ये काम करने ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। कार्तिक भी घर में बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि उसके भी सारे रिश्तेदार यहाँ आए हुए थे। यही वजह थी कार्तिक का फ़ोन नहीं आया। लेकिन तभी घंटी बजी और अर्पिता ने फ़ोन उठाया। अर्पिता, हेलो। कार्तिक, हेलो, क्या हो रहा है? अर्पिता, अभी तो जो हो रहा है उसे निहार रही हूँ। कार्तिक, मतलब? अर्पिता, मतलब मुझे भी नहीं मालूम, बस कहीं खो सी गई हूँ। पता नहीं कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ऐसे विचार आ रहे हैं जो जीवन में कभी नहीं आए। खुश हूँ या दुखी, इसका अंतर भूल ही गई हूँ। जैसे नए घर जाने की खुशी मनाऊं या पुराने घर को छोड़ने का दुख। नए रिश्तों में बंधने की खुशी मनाऊं या पुराने रिश्तों से बिछड़ने का दुख। अपने प्यार को पाने की खुशी मनाऊं या अपने परिवार को खोने का दुख। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन बड़ा अजीब हो गया है। कार्तिक, मैं समझ सकता हूँ, वाकई एक लड़की का जीवन बहुत अजीब होता है और ये स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों ने ही सिचुएशन का सामना किया है और सफलतापूर्वक किया है। और मेरी और तुम्हारी माँ की क्या बात करें। दुनिया की हर औरत इस समय ऐसे पशुपेश में आती है, लेकिन वो सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल जाती है। देखो ना, अगर मैं कल्पना भी करूँ तुम्हारी वाली सिचुएशन की तो दहल जाऊं। लेकिन ये तो ईश्वर की बहुत कृपा है तुम औरतों पर कि तुम ये सब कर पाती हो।
सच में एक औरत शादी के पहले दिन से ही त्याग करना शुरू कर देती है और जीवन पर्यंत करती रहती है। इसीलिए तो औरतों को त्याग की मूरत कहा जाता है। इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो और अपने आप को इस समय पर छोड़ दो। अर्पिता, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं कोई अकेली तो लड़की नहीं हूँ इस दुनिया में जो ये सब देख रही है। हर लड़की को ये भाव एक समय पर जरूर आते होंगे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तैयारियां कैसी चल रही हैं? कार्तिक हंसते हुए, मुझे नहीं मालूम, और सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक अलग ही दुविधा में हूँ। अर्पिता, तुम्हें कुछ नहीं मालूम और दुविधा में भी हो? ऐसा क्या हुआ? कार्तिक, सच कहूँ तो एक जोकर बन गया हूँ। एक तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं कि सोचता हूँ तो शर्म आती है। दिन भर मम्मी पापा मुझे यही सिखाते रहती हैं, ऐसे चलना, ऐसे उठना, इनके पैरों के हाथ लगाना, ये भूल मत करना। और फिर घोड़े पर बैठने का ख्याल तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं एक अजीब से वस्त्र, शेरवानी पहनकर, सर पर पगड़ी बांधे, आंखों में काजल लगाए, हाथों में मेहंदी लगाए, पैरों पर जूतियां पहने, ललाट पर टीका लगाए, उफ कितना अजीब लगूंगा। अर्पिता ताना मारते हुए, सही कहा तुमने। मैं तो रोज ही 20 किलो का जोड़ा ज्वेलरी पहनकर घूमती हूँ, और हाँ घूंघट तो मैं बचपन से निकालती आई हूँ। ये बात सुनकर दोनों बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसते हैं। इधर माँ अर्पिता के पीछे से गुजरती है। बेटी को खुश देखकर माँ बहुत खुश होती है। अर्पिता, अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात मत टालना। कार्तिक, अरे मैं तुम्हारी कौन सी बात टालता हूँ, तुम हुक्म करो। अर्पिता, मैं चाहती हूँ कि वरमाला वाले प्रोग्राम में तुम लोग कोई हंसी ठिठोली ना करो। कार्तिक, अच्छा जी, ये तो गलत बात है, थोड़ा मस्ती मजाक तो होना ही चाहिए। अर्पिता, शादी में हंसी मजाक करने के बहुत सारे पल होते हैं, लेकिन वरमाला के समय, मतलब ये विवाह की बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे बहुत शालीनता के साथ निभाएं, इसमें कोई खेल ना खेले, प्लीज। कार्तिक, ओके बाबा, मैं बहुत शालीनता के साथ वरमाला वाले प्रोग्राम में नजर आऊंगा और बहुत प्यार से, धीरे से, सज्जनता, विनम्रता के साथ गले में माला डलवाऊंगा। अब तो ठीक है। सच ही कह रही है दोस्त, बीवी आदमी को पल्लू से बांध कर रखती है, और तुमने तो रखना शुरू भी कर दिया है। अर्पिता भी मजाक करते हुए, अच्छा जी, तो ठीक है, मैं अभी से बोल देती हूँ, पल्लू में बंधने को राजी हो तो ही घोड़े पर बैठ कर आना, वरना अभी भी टाइम है। कार्तिक, जी सरकार, मंजूर है, हमें ये गुलामी मंजूर है। दोनों खुश होकर हंसने लगती हैं। अगले दिन यानी आज शादी वाला दिन है। यही वो मुबारक तारीख है जिसे दोनों प्रेमी जीवन भर याद रखने वाले हैं। यादें संजोने का कर्म आज सुबह से ही शुरू हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे। अर्पिता की बहन उठ चुकी थी और वो किसी फोन का इंतजार कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। अर्पिता की बहन ने फोन उठाया और बोली, हेलो जी, ठीक है। ये कहकर उसने फोन रख दिया। वो दौड़कर नीचे आई और उसने पीछे का दरवाजा खोला। बाहर कार्तिक खड़ा था, साथ में उसकी बहन भी थी। दोनों पिछले दरवाजे से चुपचाप अर्पिता के रूम पर पहुंचे। बहन के हाथ में कैमरा था। इधर अर्पिता अपने बिस्तर पर लेटी हुई किसी गजगामनी से कम नहीं लग रही थी। अर्पिता की बहन ने उसे उठाया और बोली, दीदी देखो कौन आया है। अर्पिता नींद में, छोटी मुझे सोने दे, बहुत अच्छा सपना आ रहा है। छोटी धीरे से, दीदी जो सपने में आ रहा है वो तो सच में तुम्हारे सामने खड़ा है। छोटी की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे और हंसी की आवाज सुनकर अर्पिता चौंक कर उठी। ज्यों ही अर्पिता ने आंखें खोली, उधर कार्तिक की बहन ने कैमरे से फटाफट अर्पिता के एक्सप्रेशन की फोटो निकाल दी। अर्पिता की बड़ी बड़ी आंखें ऐसे खुली जैसे एक नई दुनिया में प्रवेश हो गया हो। काली नागिन की भांति 2 लटे चेहरे को संवार रही थी। आश्चर्य से भरे नैन और अध खुले अधरों ने मासूमियत का वो मंजर रचा कि देखने वालों के मुंह खुले रह गए। अर्पिता समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। उधर कार्तिक खड़ा खड़ा विस्मित होकर मुस्कुरा रहा था। अर्पिता, कार्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये? कार्तिक अर्पिता के मुंह पर हाथ रखते हुए साथ लाए वॉकमैन का प्ले का बटन दबा देता है और एक गाना बज उठता है।
अर्पिता हैरानी से गाना सुनती है और खुश होती है, लेकिन फिर भी उसके मन में और चेहरे से विषम्य कम नहीं होता। आखिर उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कार्तिक बोलता है, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जीवन भर याद रखूँ और तुम्हें रिझाता रहूँ। तुम्हें इस पल की पागलपंती जो मैं कर रहा हूँ हमेशा याद रहेगी और हमारे बुढ़ापे तक हमेशा हमें हंसाएगी। ना जाने कितनी बार हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह शादी वाले दिन में सुबह तुम्हें जगाने आया था और तुम्हारे चेहरे के भावों को कैमरे में कैद कर लिया था। और जब जब ये गाना बजेगा हम दोनों इसे सुनकर प्यार से गले लग जाएंगे। अब तुम ही बताओ, इस पल की थोड़ी सी मस्ती पागलपंती के बदले मुझे ना जाने कितनी बार तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखने को मिलेगा। अर्पिता, तुम भी कार्तिक पागल हो। याद है ना, घर वालों ने मिलने को साफ मना किया है, ये अशुभ होता है। कार्तिक, इससे शुभ कोई पल नहीं हो सकता, तभी तो आज मैंने तुम्हारे घर का पिछला दरवाजा काम में लिया है। अर्पिता, क्या? तो क्या किसी को भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ आए हो? कार्तिक, सिर्फ तुम्हें और छोटी को मालूम है बस, और किसी को नहीं। अर्पिता, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ लोग छत पर सो रहे हैं, किसी ने देख लिया तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बना देंगे, प्लीज। कार्तिक, ठीक है, तुम क्यों डरती हो, अभी तो तुम्हारे घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो हम चलते हैं। शुक्रिया छोटी, तुम्हारी सहायता के बिना ये पल नसीब नहीं होते। छोटी, कोई नहीं जीजाजी, अगर शुक्रिया कहना ही चाहते हो तो प्लीज शाम को अपने दोस्तों को कहना आपकी जूतियों को नहीं छुपाएं। तभी तपाक से कार्तिक की बहन बोली, नहीं जी, ये डिपार्टमेंट तो मेरे जिम्मे रहेगा और इसके लिए तो आपको मुझसे टक्कर लेनी होगी। अर्पिता, ये सब बातें शाम को करना, प्लीज अभी जाओ, वरना पापा ऐसा सरप्राइज मुझे दे देंगे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कार्तिक वापस पिछले गेट से निकल जाता है। घर में किसी को खबर तक नहीं होती कि दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार होकर आने से पहले ही ससुराल प्रवेश करके मुहूर्त कर चुके हैं। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इनकी शादी की बाकी रस्में आपको देखने को मिलेंगी अगले भाग में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।